स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक इंटरेक्शन चाहते हैं हमारे साइंटिस्ट के साथ, जहाँ वो आपको कीवी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी दे सके। तो मैं आप लोगों के बीच में स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर अनिल हांडा, संयुक्त निदेशक विस्तार शिक्षा निदेशालय, डॉक्टर विशाल सिंह राणा, संयुक्त निदेशक डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, डॉक्टर शालिनी वर्मा, साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी, एंड डॉक्टर राकेश दरोच, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट पे सर वगैरह यहाँ आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए आए हैं। तो आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप समाधान चाहते हैं, कुछ चाहे बीमारियों के बारे में है, चाहे कीड़े मकोड़ों के बारे में, चाहे इन जनरल कीवी प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में है, तो आप लोग यहाँ इस मंच पर डिस्कस कर सकते हैं। तो डॉक्टर विशाल राणा पहले चाह रहे थे कि आपको थोड़ा सा वो कीवी का इंट्रोडक्शन दे, तो सर प्लीज। थैंक यू। आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शायद काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियोस यूट्यूब में भी देखे होंगे। काफ़ी वर्षों से मैं कीवी पे काम कर रहा हूँ और आपके सृष्टि मुख्य रूप से 3 काम करती है: पढ़ाने का, शोध कार्य और डॉक्टर हांडा जी यहाँ पर सीनियर ऑफिसर हैं जो कि प्रसार का कार्य देखते हैं। तो ये सारा एक खिड़की वही है जो भी यूनिवर्सिटी काम करती है किसानों के तक पहुँचाने के लिए। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, विस्तार शिक्षा निदेशालय जो है वो काम करता है, चाहे वो ट्रेनिंग है, 1 डे वर्कशॉप है या एक्सपोजर भी है। और हमारे बीच में डॉक्टर राकेश जी हैं, ये कीट विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छा काम ये यहाँ पर जो कीड़े होते हैं फल, खासकर जो फलदार पौधों में या हॉर्टिकल्चर चाहे सब्जियों में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जो कीड़ों का प्रकोप होता है, उस विभाग से कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में कार्यरत हैं, ये हमारे बीच में है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर शालिनी जो बीमारियों से पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, बीमारियों से संबंधित डिपार्टमेंट है, डॉक्टर शालिनी वहाँ पर कार्यरत हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। किरण जो यहाँ इस कार्यक्रम की संयोजक हैं और इस सारे कार्यक्रम के, इस परिचर्चा के जो सूत्रधार हैं हमारे बीच में सनम चोपड़ा जी हैं। सनम चोपड़ा जी काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं ग्रुप में, ज़्यादा मैं रिस्पॉन्ड तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सनम जी एकदम तुरंत आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और आज का जो आयोजन है वो भी इनके सौजन्य से हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को भी आपसे फीडबैक मिलती है फील्ड में हो क्या रहा है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने काफ़ी साल पहले कीवी पे काम करना शुरू किया था, वो 90 का दशक था। लगभग 20-25 साल मैंने इस पे काम किया काफ़ी एक्टिव रूप में। उसके बाद जैसे जैसे मेरी वो पदोन्नति भी होती गई, स्थानांतरण भी होता गया, तो पिछले 5 वर्षों से मैं कोई एक्टिव रूप से ज़्यादा मैं इस शोध कार्य में एक्टिव नहीं हूँ। हालांकि मैं यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च में बैठता हूँ, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है काफ़ी आप लोगों ने YouTube के माध्यम से देखी हुई है। और आज मैं, क्योंकि आप आज यहाँ आए हैं, तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि आपको कीवी उत्पादन कैसे शुरू हुआ है और हमारा जो वर्तमान स्थिति है हिमाचल प्रदेश में ये कैसे शुरू हुआ और यहाँ से पूरे देश भर की क्या स्थिति है और संसार की क्या स्थिति है, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है बाहर जाने का भी और देश में भी मैं भ्रमण करता रहता हूँ। तो ये एक, अगर मैं पहला ही अगर पॉइंट बोलूँ तो कीवी फल एक ऐसा फ्रूट है जो इस यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है और हिमाचल प्रदेश की भी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कोई भी फलदार पौधा अगर नया आता है, फ्रूट प्लांट कोई नया आता है, तो जहाँ कहीं भी लगाया जाता है, लगाना अलग बात होती है, लेकिन उसका व्यवसायीकरण करना, कमर्शियलाइजेशन करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो हमारा विश्वविद्यालय, हमारा स्टेट, हम इसके लिए हमारा सौजन्य है, हमारा एक भाग्य है कि भाई हम लोग इसके सूत्रधार हैं कि हमने व्यवसायीकरण कीवी का सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में किया और
हिमाचल प्रदेश से ही जो जानकारी हमने इस विश्वविद्यालय में, जो इतना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रहा है, जो जानकारी हमने शोध के माध्यम से यहाँ जनरेट की, वो सारे देश भर में गई। और उससे अब देखो आप, आज से 20 साल 2 दशक पहले हम ये बात करते थे कि भाई हमें कीवी में कीड़ा नहीं होता, कीवी में बीमारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ती गई, अब आज हमारे बीच में बीमारियों के विशेषज्ञ बैठे हैं, कीटों के भी विशेषज्ञ बैठे हैं। तो हमारे जो भी आप समस्याएं समझते हैं तो हम उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन की है। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप सिरमौर के, सोलन के या दूर से भी आए हैं? कोई दूर से भी आए हैं, 2 जिलों के अलावा बाहर से भी आए हैं? सोलन सिरमौर के लोकल ही है? ठीक, शिमला कहाँ से? कोटखाई से। ठीक। नीरज है वहाँ पर, वो भी उन्होंने भी लगाई है कोटखाई में, जानते हैं? नहीं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ये जो कीवी फ्रूट है, थोड़ी सी मैं इसका उत्पत्ति कैसे हुई और क्या इसका ओरिजिन है। कीवी फ्रूट बेसिकली ये चाइनीज गूसबेरी है। इसका मूल नाम जो है चाइनीज गूसबेरी है और ये वंशज है चाइना का। तो 1960 तक आप जो भी किताबें पढ़ेंगे, उसका लिटरेचर पढ़ेंगे, उससे पहले हम यही पढ़ेंगे कि ये चाइना का फ्रूट है। तो हुआ क्या कि कुछ व्यापारी जैसे पौधे ले जाते थे, पहले दुनिया भर में घूमते थे, कुछ व्यापारी कुछ पौधे बीज वहां से ले जाके जाते जाते न्यूजीलैंड में लगा जाते थे। और न्यूजीलैंड में उसका वो लोग पौधे तैयार करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ के बाद समय के साथ साथ, ये 1960 के बाद की डेवलपमेंट है, वह 37-40 ऐसे शुरू हो गया था। लेकिन जब ये पौधा थोड़ा फ्रूट ठीक लगता है लगने, तो फिर वो करते हैं ये काम सारा एक जैस्परी कंपनी को दे देते हैं कि आप इसके पौधे तैयार करो, किसानों के साथ संपर्क करो, किसानों को पौधे दो और उसका फल वापस लेके उसका मंडीकरण भी करो। तो उस तरह से उन्होंने वो किया। और जब उन्होंने 1960 के दशक के बाद देखा कि ये फल तो बहुत ज़्यादा 25-30 देशों में उन्होंने पौधे बेच दिए और फल भी वो बेचने लगे। फल भी बेचने लगे, उससे जो आमदनी वो कमाने लगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्हें ये फ्रूट हमने इसका व्यवसायीकरण किया है तो हम इसका क्रेडिट हम लेते हैं। तो कीवी जो नाम है उनका राष्ट्रीय पक्षी के ऊपर उन्होंने चाइनीज गूसबेरी का नाम कीवी फल रख दिया। क्योंकि जो कीवी राष्ट्रीय पक्षी है उनका तो छोटे छोटे बाल होते हैं, ऐसे वो ज़्यादा उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं उसको। तो उससे इसकी रिजेम्बलेंस थी, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने कीवी कर दिया और कीवी बेरी या कीवी फ्रूट के नाम से ये फेमस हो गया जी। इसलिए हम ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये न्यूजीलैंड का फ्रूट है। अच्छा, ऐसा चलता रहा। फिर जब 90, अब भारत की बात करें तो इंडिया में बहुत पहले आ गया है। इंडिया में भी 70 के आसपास 69 के लाल जैसे में आ गया है। लेकिन इंडिया में जब फ्रूट ये पौधा आया तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कर्नाटका गवर्नमेंट का, उसने लाल बाग वहाँ गार्डन है बेंगलोर में, वहाँ लगाया। तो वहाँ पर ये एज बना सजावटी पौधा लगा वहाँ पर। तो वो अभी भी लाल बाग में वही पौधा है, लेकिन पौधा तो है लेकिन फल नहीं लगे। अब जो फलन का कार्यक्रम है वो हमारे किसानों बागवानों के लिए, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम फ्रूट चाहते हैं, ज़्यादा फ्रूट चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट चाहते हैं। तो फिर अध्ययन किया, क्योंकि जो कृषि पे जो रिसर्च करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनका एक NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो पौधे बाहर से आते हैं उसको वो मंगवाते हैं, उसको एक प्रोसीजर के तहत मंगवाते हैं और वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले ये शिमला में ले आए वहां से, कि फिर न्यूजीलैंड से वैरायटी आई, कुछ अमेरिका से आई, तो वहां लगाया। तो वहां 5-7 साल के बाद उसमें थोड़े बहुत फ्रूट आए। फिर वहां पर डॉक्टर DS रटोर होते थे, उन्होंने बोला कि इस पे शोध कार्य करते हैं, कि जानते हैं कि इसके लिए सबसे उपयुक्त जलवायु क्या है, कहाँ पर ये पौधा लगाना चाहिए। तो ये जो विश्वविद्यालय था 1985 में एक मल्टी लोकेशनल ट्रायल लगा कि इसका अध्ययन करने के लिए, कि ताकि हम फुल गारंटी के साथ बोले कि ये जलवायु और यहाँ पौधा ये लगाइए और आपको अच्छा फल मिलेगा।
तो ये हो गया, कुल्लू मजोरा हो गया। इसी तरह उत्तराखंड उस टाइम यूपी हिल्स का ये था, तो वहाँ पर भी हुमायूं रीजन में नैनीताल के पास भी लगे। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें, क्योंकि ये विश्वविद्यालय 84 में बना हुआ है, उससे पहले एक कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज था पालमपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 85 के बाद क्योंकि हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज यहाँ बहुत ज़्यादा होने लगी, तो ये जो बगीचा आज के थे 1985 में लगा था। और इसलिए मैंने कई बार कहा है कि ये हमारा जो विश्वविद्यालय का जो ये बगीचा है, ये हमारे देश का पहला व्यवसायिक बगीचा है। और इसमें उस टाइम प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी, बहुत लोग जो भी सुनते थे आचार्य के, इसको देखने आते थे। इसी तरह जानकारी सारी लगाने की पूरे देश भर से हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ट्रेनिंग सब आते रहे। और हुआ क्या कि हम लोग सबको बताते रहे, पौधे भी देते रहे, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, और वो सारे पौधे यहाँ से जाते रहे। फिर वहाँ के यहाँ हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर यहाँ पे आए, उन्होंने हजारों पौधे लगाए। और आज की स्थिति ये है कि हमने सबको बताया कि कीवी ऐसे लगाते हैं, तो वो आज 67% जो है अरुणाचल प्रदेश जो कीवी देश का तैयार करता है। और इसी तरह अपना ये सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ये लोग। अच्छा, दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ की जलवायु जो साउथ पार्ट है चाइना का, उससे मिलती जुलती है। बारिशें वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा है, तो इसलिए भी वहाँ पर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। और हमारे हिमाचल, तो हिमाचल में क्योंकि हम लोगों के ऊपर एक ही भूत सवार था कि एप्पल एप्पल एप्पल, हम लोग उस टाइम ये कल्पना नहीं करते कि एक टाइम के बाद एप्पल भी तो रुकेगा। और मुझे याद है, क्योंकि मैं 85 से स्टूडेंट हूँ, जब से ये बगीचा लगा था, मैं यहाँ पर उस BSc का स्टूडेंट हूँ, PhD में मैंने काम किया इसी बगीचे में। तो मुझे याद है कि भाई कीवी का नाम ही लेना चाहता था। एक बार हमने 6000 पौधे तैयार किए और 6000 में बड़ी मुश्किल से 2000 बेचे और 4000 पौधे नहीं बेचे। और आज की स्थिति ये है कि हम 6000 तैयार करते हैं, 1 लाख भी तैयार करते हैं, तब भी कम है। ऐसा परिवर्तन हुआ है। तो काफी साल, 15 साल मैंने कोई 4-5 प्रोजेक्ट हैंडल किए। फिर 1990 के दशक में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने लगा लिए, जागृत थे, जैसे कुल्लू वैली में लगा दिए। कुल्लू वैली में क्या था कि टूरिस्ट जाते थे, तैयार किया, फ्रूट रखे होते, उन्होंने $1 का एक फ्रूट ले लिया। सब ने सोचा कि इसमें कोई ना कोई खास बात है कि ये बहुत पैसा आएगा इसमें, ये बहुत फूल। तो कईयों ने पौधे अंधाधुंध लगा लिए बगैर जो तकनीकी जानकारी है उसके। तो जब वो पौधे बहुत सारे लगा दिए, उसके बाद क्या हुआ कि 90 का दशक जो लास्ट में देखते हैं, तो उस टाइम उसके गवाह आप भी हैं और बुजुर्गों से भी, तो उस टाइम इतने फेडअप हो गए कि जी हमने पौधे काटने लोगों ने शुरू कर दिए। हुआ क्या कि बहुत सारा फ्रूट बाहर से आता था, विदेशों से, न्यूजीलैंड से भी आता था, ऑस्ट्रेलिया से, चिली से, इटली से। तो उसका जो क्वालिटी थी वो नहीं मिल पाती थी हमारे फ्रूट से। तो इसलिए क्या हुआ कि मैंने तो वो स्थिति देखी कि सोलन की मंडी में राजगढ़ से किल्टा उठा के आते थे और एक बार किल्टे फेंक दिया, जैसे जलंधर में हुआ था आलू के साथ, वैसे। तो फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं साइंटिस्ट लग गया था, तो हम लोगों फिर फील्ड में गए लोगों के पास। तो हमने सोचा कि भाई चलो यहाँ पढ़ाते हैं, ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाएंगे। तो हम राजगढ़ में जैसे कोटली में गए, थलेडी के बेड़ गए, पार गए, अपने ठाकुर साहब थे, अभी एक तो रहे नहीं, विजय ठाकुर जी और दूसरे। और फिर इसी तरह हमने 2 बगीचे परे सेलेक्ट किए, मुंगरू में, वहाँ पर मुंगरू फार्म और एक गड्डी की तरफ। तो मैंने बोला चलो एक सोलन के 2 बगीचे, 2 यहाँ, फिर वहाँ काम करते हैं, वहाँ देखते हैं कि हम स्टडी करते हैं भाई क्यों रुझान क्यों। क्योंकि हम जब कीवी की बात करते हैं, कीवी एक ऐसा फल था, उस टाइम भी हम बोलते थे कि चलो ठीक है, एक ऊपर वाला जो हाइट वाला एरिया है वहाँ पर तो आप एप्पल लगाते हो, एप्पल चला हुआ था, एप्पल की मास्टरी है। जो शिमला के हैं वो तो उनकी मास्टरी है एप्पल की, कुदरत ने इतना नहीं दिया जितना कश्मीर में है, लेकिन फिर भी एप्पल बेस्ट क्वालिटी तैयार करते हैं। लेकिन जो बीच वाला क्षेत्र था, इसमें क्या उस टाइम दौरान में क्या चेंजेस आ रही थी कि यहाँ पर मुख्यतः गुठलीदार फल होते थे, आड़ू, प्लम, खुमानी। राजगढ़ हमारा मशहूर था आड़ू के लिए। फिर आए उसमें बीमारी, वायरस और वो सारा, और जलवायु में वो परिवर्तन, और धीरे धीरे वो आड़ू के बगीचे भी कटने लग गए।
तो हमारे पास विकल्प क्या था? और स्पून वैली में थोड़ा प्लम था, जैसे सेंटर रोजा चल रहा था, कुछ कमांड नहीं थी। लेकिन अब इनमें क्या समस्या थी? एक तो बीमारियों का प्रकोप, दूसरा मार्केट एकदम चाहिए पेरिशेबल, ज़्यादा टिकते नहीं थे, और इसमें कुल कईयों में विटामिन फ्रूट एक साल लगा, दूसरा साल कम लगा। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा विकल्प आया था, और हम ऐसे बात करते थे भाई एक ऐसा फ्रूट है, हर साल फ्रूट देगा, थोक में फ्रूट देगा। हमने जो कुछ पौधे देखो लोग 85 में लगा, तो आज 41 साल हो गए, कुछ पौधे अभी ऐसे हैं जो एक एक क्विंटल फ्रूट देते हैं, एक क्विंटल फ्रूट देते हैं। आप मार्केट में जाते हो, फ्रूट कितना है? 20 रुपये 25 रुपये का एक मिलता है मार्केट में। कीड़ा कोई सीरियस कीड़ा नहीं, बीमारी जैसे हम स्प्रे शेड्यूल बनाते हैं एप्पल में, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है। तो कीड़ा नहीं, बीमारी नहीं, फ्रूट हर साल थोक में फ्रूट, और आज तोड़ो पकेगा कब? 8-10 दिन बाद। देश की किसी भी मंडी में आप जाके बेच दो, बाहर भी बेच दो, मंडी करने की कोई समस्या नहीं। ये सारी समस्याएं हमारी किससे जुड़ी थी? जो फल थे। आप प्लम नहीं रख सकते जाके, तो ये सारी। और फिर क्या हुआ कि अब जैसे बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अब हॉस्पिटल में हम देखते हैं, चंडीगढ़ में पीजीआई में देखते हैं, अब डॉक्टर केवल स्लिप में लिखते हैं कि आके फ्रूट खाओ आप कीवी, क्योंकि इसमें पोटाशियम जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, पोटाशियम और विटामिन सी। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो हार्ट के जितने पेशेंट्स हैं और जिनको ब्लड प्रेशर आई है उनके लिए ये दवाई है, और स्प्रे होता नहीं है, ठीक है नहीं। और इसमें एक ऐसी प्रोटीन है एक्टिनिडिन, वो फंगस को निकलते हैं, और ऐसा भी अध्ययन करके हमने देखा कि इसके पत्तों का स्प्रे करते हैं कि बीमारियां नहीं लगती है, इसलिए बीमारियां नहीं लगती है, उसमें एक्टिनिडिन प्रोटीन है, एंटी फंगल। और क्या क्या पहलू, मतलब जो भी पहलू है। और देखते हैं हम अक्टूबर टू दिसंबर जब सेब खत्म हो रहा होता है, और उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है फ्रूट्स का मार्केट में, उस टाइम ये फ्रूट आता है अक्टूबर नवंबर में। दिवाली का सीजन है, फिर मैंने तो ऐसे देखा है दिवाली के सीजन में लोगों ने अपने डिब्बे बनाए। पहला डब्बा मैंने जो थ्रेडी के बेड वाले अपने ठाकुर साहब हैं उनके साथ मिलकर बनाया था कि 1 किलो का डब्बा बनाओ, इसमें इतने फ्रूट आएंगे, इसमें इतने फ्रूट आएंगे, तो वो डब्बा बनाया था। फिर वो बाहर भी भेजा था हमने, और क्योंकि हमारी कंडीशन वार्म भी है यहाँ की, जो कीवी फ्रूट जहाँ जहाँ होता है उसके अलावा, तो टेस्ट ज़्यादा है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये सारा फिर लोगों को समझ आया, लेकिन समस्या ये आई कि काटने लगे। हम तो सीधी सी बात है, जब हम फल तैयार करते हैं तो हमारे तो मार्केट पैसा चाहिए हमें, जितनी मेहनत होती, तो कुछ तकनीकी जानकारी का अभाव था, और हमारी तरफ से क्या था कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाए थे। और हम लोगों ने भी उस समय, मैंने काफ़ी दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम भी मेरे काफ़ी हुए, डीडी किसान के कार्यक्रम भी हुए, शिमला दूरदर्शन से भी हुए, रेडियो में भी हुआ। फिर मैं बोलता रहता था कि भाई यही चीज़ें जो मैं आज कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले यही बातें करता था कि ऐसा फल है जिसमें बंदरों का प्रकोप नहीं, ऐसी मार्केट, न्यूट्रिशनल वैल्यू, स्टोरेबिलिटी, सब कुछ, और आज भी है, और हर साल फ्रूट है, थोक में है। अच्छा, फिर आ गई तकनीकी, जब टेक्निकल पॉइंट्स जो है, तकनीकी जानकारी की बात है, तो जब हमने अध्ययन किया तो ये निकल के आया कि जो बाहर से फ्रूट आ रहा है वो साइज कम है। तो एक जो फ्रूट है उसका श्रेणीकरण जब करते हैं हम ABC, तो 80 ग्राम या 100 ग्राम या इससे ऊपर फ्रूट है तो उसकी मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। 17 साल में इस बगीचे का इंचार्ज रहा, 17 साल में कभी भी हमने फ्रूट बगीचे के वहाँ नहीं बेचा, व्यापारी अपने आप आए। इस बार भी ये 12 लाख का बगीचा गया, इतना सा छोटा सा, तो नीचे वाले तो ऊपर नीचे तो थे नहीं, पर ये पुराना बड़ा बगीचा जो सड़क से ऊपर, ये अभी भी 12 लाख का गया है। तो क्योंकि हम लोग हर चीज पे करने लगे रिसर्च, फिर वही चीजें हमने, चाहे छोटी छोटी बातें थी 2-3, वो फार्मर्स तक पहुंचाई कि आप इसके साइज पे फोकस करो, इसका साइज अच्छा होगा, ठेकेदार आपके खेत में अपने आप फ्रूट उठाने आएगा। अब साइज को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं वो थोड़ा मैंने इस प्रेजेंटेशन में किया है। मैं जल्दी से प्रेजेंटेशन करूंगा, फिर आपकी ओर से भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि 4-5 साल से मैं बिल्कुल एक्टिव सर्च में हूँ ही नहीं। आपके फीडबैक लेना चाहूँगा, फिर उस पर हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है जी।
यही बात की मैंने इसमें कि चाइनीज गुजबेरी भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये समझनी होगी कि ये डायोसियस है। डायोसियस मतलब या पौधा नर होगा या पौधा मादा होगा। और दूसरी बात है डेसिडुअस। अब मैं दोबारा वापस आता हूँ, मैं कह रहा था ना आपको कि भी बेंगलोर में लगाया तो बेंगलोर में फल क्यों नहीं लगे। ये भगवान ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है जो ठंडे इलाके वाले जो फल हैं वहाँ पर सर्दियों में पत्ते पीले पड़ के गिर जाते हैं और पौधा सुप्तावस्था में चला जाता है, सो जाता है, डोरमेंसी में। ये सेब में भी है, सेब तो टिपिकल एग्जाम्पल है। तो ये क्यों होता है? तो भगवान ने ये कहा कि भाई जितनी स्वेयर विंटर है, जो ठंडे इलाके हैं, जो टेम्परेट रीजन है वर्ल्ड का, तो वहाँ पर क्या है कि वो पौधे को इंजरी हो सकती है। या पत्ते जो हैं खाना बनाने का एक सोर्स है, फैक्ट्री है। अगर पत्ता डैमेज होता है तो पौधा कभी नहीं उठ पाएगा, ना वो फ्रूट ना वो अपनी उसकी वृद्धि वानस्पतिक हो पाएगी। तो इसलिए वो क्या करता है, जैसे जैसे सर्द ऋतु आती है, हर जो फ्रूट होता है, जो फूड होता है इसका, वो धीरे धीरे टहनियों में आके स्टोर कर लेता है और वो पीले पत्ते पड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और पौधा सो जाता है। जब सो जाता है तब हम काट छांट करते हैं। प्रूनिंग का काम हम क्यों सर्दियों में करते हैं? क्योंकि सुप्त अवस्था में ये वैसी स्थिति है जैसे आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो डॉक्टर पहले बेहोशी करता है। तो आप जितना मर्जी काटो पौधे को नुकसान नहीं होता। और दूसरी बात, नर्सरी से जब आप उठाते हैं, कभी भी सेब, आड़ू, प्लम, खुमानी वगैरह पौधा उठाते हैं, गाची नहीं होती है ना उसमें, आम, लीची, ये नींबू प्रजाति फल वैसे नहीं उठा सकते, मर जाएगा। क्योंकि वो सुप्तावस्था में जैसे वो नर्सरी में उगाते 2-4 दिन शॉक सहन कर लेगा और वो लगा देंगे। जैसे गर्म ऋतु होगी और ग्रोथ उसमें स्टार्ट होगी। और ये जो नीचे वाले सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय फल हैं, जैसे मैं आपके आम, लीची वगैरह की बात, वहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ चली जाती है, वो झटका महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो डेसिडुअस प्लांट है, इसमें फिर एक आता है, हमने सबने सुना चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या है? चिलिंग वैज्ञानिक तरीका ये है कि कुछ घंटों के लिए तापमान जो है 7 डिग्री से नीचे रहेगा, उतने चिलिंग घंटे। अब मैं बोलूँ इसमें जैसे 600 घंटे, या सेब की कुछ किस्में 800 वाली भी हैं, 1200 वाली भी हैं और ज़्यादा भी। तो वो चिलिंग जो है, चिलिंग मतलब टेम्परेचर बिलो 7 डिग्री सेल्सियस फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स, कुछ घंटों के लिए। वो कितने घंटे चाहिए वो उस प्रजाति पे निर्भर करता है। अब प्लम हमारा यहाँ भी होता है, प्लम हमारा ऊपर वो जो प्रून होते हैं जो ऊपर ही सूख जाते हैं, किन्नौर में भी होता है। खुमानी हमारी यहाँ भी होती है, खुमानी हमारी वहाँ भी होती है। आड़ू हमारा यहाँ भी होता है, आड़ू पंजाब में भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस चिलिंग रिक्वायरमेंट का है, इसलिए उनको लो चिल बोलते हैं। तो ये जो लो टेम्परेचर आता है, जो उसके सुप्तावस्था जाने के लिए जो केमिकल बन जाता है, उसको वो खराब डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो दोबारा वृद्धि करना स्टार्ट करता है जब वो चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इसलिए हम ठंडे इलाके में ये बोलते हैं जिस साल बर्फ पड़ गई वो एक अच्छा साल है, क्योंकि उस साल अच्छा फलन आएगा। तो इसमें भी ये था, इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट थी जो पूरी बेंगलोर में नहीं हो रही। बेंगलोर हालांकि बोलते हैं कि बहुत मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, लेकिन हम लोगों को टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे भी चाहिए, वहाँ 7 डिग्री से नीचे नहीं रहता है। अच्छा, अमृतसर एक ऐसी जगह वहाँ 0 डिग्री भी रहेगा और 45 डिग्री भी रहेगा, तो वहाँ पर गर्म टेम्परेचर ज़्यादा नुकसानदेह है, पर चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये बड़ा कुदरत का ये जो तापमान, नमी, इनका बड़ा भारी रोल है। और ये चेंज जो हो रहा है क्लाइमेट में, ये सारी चीज़ें जो है ना अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए ये जो डेसिडुअस प्लांट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। और इनको टेम्परेट फ्रूट बोलते हैं, जो कि ठंडे इलाके में होते हैं। टेम्परेट फ्रूट मतलब जो ठंडे इलाके में होते हैं और जिनके पत्ते झड़ जाते हैं और सुप्तावस्था हो जाते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा 30 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, वैसे अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो है, उसमें हमारा कश्मीर का थोड़ा सा पोर्शन है जो टेम्परेट रीजन में है, लेकिन वो जो जलवायु है वो हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है हाइट की वजह से। तो यहाँ पर हम सेब लगाने में सफल हुए हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को वैज्ञानिक तरीके से समझनी पड़ेगी। और ये जैसे मैं बोला कि जैसे सेब ने एक रेवोल्यूशन लाई थी, तो मिड हिल्स के लिए रेवोल्यूशन ये फ्रूट क्रॉप ला सकती है, ये कीवी ला सकता है। और ये बात मैं काफ़ी सालों से कह रहा था, लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी है कि